हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 13। जो हमारा चैप्टर 13 है वो क्या है? ध्वनि। आज हम जानेंगे कि ध्वनि क्या होती है। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश यानी पीरियड समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने या दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रिया, पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। जैसे कि हम कभी कभी क्या होता है, जब हम कक्षा में होते हैं तो क्या होता है कि हमें जो पीरियड समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर जो कालांश लगता है उसकी आवाज़ से हम क्या पता लगा लेते हैं कि अभी हमारा जो पीरियड है ये वाला ख़त्म हो चुका है और दूसरा वाला स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर जब हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो उसकी खटखटाने की आवाज़ से हमें पता चलता है, उसकी ध्वनि से, कि हमारे दरवाजे पर कोई आया है। ऐसे ही जो हमारे पैरों की आवाज़ है उससे हमें पता चलता है कि कोई इंसान हमारी ओर बढ़ रहा है। ऐसे ही आपने देखा है कि लुका छुपी का खेल होता है। इस खेल में खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ने को कहा जाता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने के बाद भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि सबसे समीप कोई खिलाड़ी है या नहीं? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुन सकते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों का विचार विमर्श करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं हमको। ये सबसे पहले ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमको दिया गया है हारमोनियम। यहाँ पर हारमोनियम है, फिर ये हमारा सितार है, यहाँ पर बांसुरी है, ये तबला है हमारा। तो हम यहाँ पर ऐसे ये देख सकते हैं कुछ वाद्य यंत्र। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? यानी जो भी ध्वनि उत्पन्न करती है उसमें कंपन होता है। क्रियाकलाप 13.1। धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को ना छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमी से अपनी उंगली से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? एक उथली कढ़ाई पर चोट मारते हुए ये बच्चा हमको दिखाई दे रहा है। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर छूकर देखिए, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? क्रियाकलाप 13.2। रबड़ का एक छल्ला लीजिए, इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच दो पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? रबड़ के छल्ले को कर्षित पलक करना। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर दे तो ध्वनि बंद हो जाएगी। क्रियाकलाप 13.3। धातु की एक थाली लीजिए, इसमें कुछ जल डालिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए, क्या आप थाली का कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए, क्या आप वहां पर कोई तरंगे देख पाते हैं? अब थाली को पकड़िए, आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? कंपित थाली पर जो कि जल में तरंगे उत्पन्न करती है। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में यह कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते।
नारियल 13.4 नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और इससे एक वाद्य यंत्र यानी एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाएं और इसके कंपायमान को पहचानिए। ये क्या हमारे यहाँ पर एक तारा बनाया गया है। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उनके कंपायमान यानी भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए, शेष सारणी को आप पूरा कीजिए। वाद्य यंत्र तथा उनके कंपायमान। वाद्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग, जैसे कि वीणा तो तानित डोरी या तार, तबला यानी तानित झिल्ली। तो आप यहाँ पर और भी ऐसे वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं और उनमें कंपन किस भाग में उत्पन्न होता है ये भी आप बता सकते हैं। संभवतः आपने मजीरा, झांझ, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा कारताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं क्या हमारा घटम, इसको क्या किया जा रहा है, इस पे आघात किया जा रहा है। और ये क्या मंजीरा कुछ अन्य और वाद्य यंत्र भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 13.5 धातु के 6 से 8 कटोरे ग्लास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक के बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। यह आपका जल तरंग है। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या हमारी जल तरंग की आवाज़ है। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुन सकते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? मनुष्य मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भोरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्र अनुसार अपने हाथ अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि वाक् यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को देखिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक् यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक् यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक् तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं यह क्या हमारा मानव में वाक् यंत्र, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक् तंतु कंपित होते जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक् तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती है। जब वाक् तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक् ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणवत्ता उस वाक् ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक् तंतु ढीले और मोटे होते हैं, आइए देखिए कि वाक् तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। क्रियाकलाप 13.6 समान साइज की रबड़ की दो पट्टियां लीजिए। इन दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल यानी दरार में हवा फूके। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच से हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिर्री बनी हो की सहायता से आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी उंगलियों के बीच की भांति पकड़िए। अब झिर्री के बीच से हवा फूकिए और ध्वनि सुनिए। हमारे वाक् तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्या ए तथा बी वाक् तंतुओं की कार्यविधि हमको बता रहे हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं पुरुष के वाक् तंतु की लंबाई लगभग 20 mm होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक् तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक् ध्वनि भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। उसके पास आपकी ध्वनि कैसे पहुँचती है। क्रियाकलाप 13.7
धातु अथवा कांच का एक ग्लास लीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में न रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब ग्लास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटाकर रखिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। ग्लास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या ग्लास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? ग्लास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि ग्लास में वायु की मात्रा कम होने और घंटी की प्रबलता कम होने पर कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप ग्लास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रव में संचरित होती है? आइए ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 13.8। एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए। इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को न छुए। अपने कान को जल की सतह पर रखिए। ये क्या हमारा ध्वनि जल में संचरित होते हुए सावधानी पूर्वक रखेंगे हम उसको। सतर्क रहें, जल आपके कानों में प्रवेश ना करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रवों में हो सकता है? तो हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करते होंगे। आइए ज्ञात करते हैं कि ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। क्रियाकलाप 13.9। धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके सिरे को अपने कान पर सटाकर रखिए। अपने मित्र से केवल स्केल के दूसरे सिरे धीरे से खरोशने या खटखटाने को कहिए। ध्वनि मीटर या स्केल में गमन करती हुई। क्या आप खरोशने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए कि क्या वे इस ध्वनि को सुन पाते हैं। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे को खरोशने के लिए कहकर फिर उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यहाँ दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? खिलौना या टेलीफोन, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव, ठोस या कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुन कैसे सकते हैं? इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति किप यानी फनल जैसी होती है। अब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानी झिल्ली होती है। इसे कर्णपटा कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटा क्या कार्य करता है, आइए टीन के डिब्बे का एक कर्णपटा बनाएं। क्रियाकलाप 13.10। एक प्लास्टिक अथवा टीन का डिब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्य थर्माकोल के 4 या 5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डिब्बे के सिरे को खोलने के लिए हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं? कर्णपटा के कार्य को समझना कि कर्णपटा हमारा वो कैसे कार्य करता है। कर्णपटा एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटा को कंपित करते हैं। कर्णपटा कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हमारा
ये अंतर कर्णपटा है, ये हमारा कर्णपटा, और ये मानव कर्णपटा है। मतलब पूरी तरीके से इसका क्या चित्र है, मानव कर्णपटा का हमको चित्र दिया गया है। हमें कभी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटा को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती। हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इसी गति को दोलन भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति अथवा इसे आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या दोलन की आवर्ती कहलाती है। आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत एच है। एच आवर्ती एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवर्ती क्या होगी। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को देखे बगैर भी आप उनके सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवर्ती किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनि में से उनके आयामों तथा आवर्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? प्रबलता तथा तारत्व। क्रियाकलाप 13.11। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से ग्लास के किनारे से लटकाइए। उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनिए। अब ग्लास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, थर्माकोल की गेंद कंपायमान गिलास को स्पर्श करते हुए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या ग्लास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब ग्लास के किनारों को छूते हुए थर्माकोल की छोटी सी गेंद लटकाइए। ग्लास को कंपित करिए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन ग्लास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अब ग्लास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में ग्लास के कंपन के आयामों की तुलना किस स्थिति में आयाम से अधिक है? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए यदि आयाम दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल यानी डीबी मात्रक में व्यक्त किया जाता है। निम्न सारणी विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। सामान्य श्वास, जो हम सांस लेते हैं, मतलब उसकी क्या ध्वनि होती है? 10 dB। मंद फुसफुसाहट यानी 30 dB। सामान्य बातचीत वार्तालाप यानी 60 dB। व्यस्त यातायात 70 dB। औसत फैक्ट्री 80 dB। यहाँ पर हम बता सकते हैं इनके बारे में। 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो इसके द्वारा ध्वनि मंद होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इनमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता। आइए देखते हैं ये किस प्रकार है। मैं चकित हूँ कि मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से भिन्न क्यों है। आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी। यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि तारत्व कम है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आवर्ती ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। जो ध्वनि होती है वो जो आवर्ती होती है वो क्या करती है? ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवर्ती से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व ध्वनि को उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है, जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवर्ती तथा अधिक तीखी होती है।
श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनि सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड या 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन नहीं सकता। या कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड या 20 के हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का पारास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20,000 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज के बीच की आवर्ती ध्वनि को ही सुन सकते हैं, ना ज़्यादा सुन सकते हैं ना ही कम वाली। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता पुलिसक्रमी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने पार्श्व ध्वनि उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं शोर तथा संगीत। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुँचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती है जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती है? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती है? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को हम क्या कहते हैं? शोर। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम तथा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी क्या ये संगीत रहेगा? ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों की ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जैसे पटाखों का फटना भी सम्मिलित है। मशीनें, लाउड स्पीकर। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, रेडियो। रसोई घर के भी कुछ उपकरण हैं जो अधिक ध्वनियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कूलर, वातानुकूलन सभी ध्वनि के लिए प्रदूषण के लिए क्या उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियाँ हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर उपस्थित अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है? अनिद्रा, अतिमानव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधित विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनियों के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रोकथामक युक्तियाँ लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे ध्वनि आवासों तक ना पहुंच पाए। स्वर्ण क्षति। पूर्णतः स्वर्ण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रिय जन्म से ही होती है। आंशिक असक्तता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन स्वर्ण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, संकेत भाषा को सीखने कर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति स्वर्ण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसके लिए स्वर्ण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। प्रौद्योगिकी युक्तियों ने स्वर्ण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया। स्वर्ण क्षतिग्रस्त रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है।
अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे आयाम, कर्ण, पटा, आवर्ती, हर्ट्ज, कठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत्व, आवर्तकाल, कंपन, वाक यंत्र और श्वास नली। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। कर्णपटा ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं या इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलनों की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती है। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।